हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए यूज़फुल है। तो चलिए देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। ब्रूनर ने चाइल्ड डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बताई। पहली थी इनएक्टिव स्टेज, दूसरी थी आइकॉनिक स्टेज और तीसरी थी सिंबॉलिक स्टेज। इन तीनों स्टेजेस को ब्रूनर ने कहा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उनका ये मानना था कि ये तीनों जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैं, ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा एक बच्चा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर करता है या उन्हें एनकोड करता है। तो उसके ये 3 तरीके उन्होंने बताए। तो इन तीनों स्टेज को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें पहली स्टेज आती है इनएक्टिव स्टेज, जिसे हिंदी में सक्रियता अवस्था या क्रिया निर्माण अवस्था कहा जाता है। इसकी जो समय अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष तक की हो सकती है। ये जो टाइम पीरियड है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि कहीं पर आपको 3 साल तक भी मिल सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी उस स्टेज को पार कर जाते हैं और कुछ बच्चे हैं जो देर तक उस स्टेज में रहते हैं, इसलिए टाइम जो है वो वेरी करता है। तो ये सबसे पहली स्टेज है, कौन सी? इनएक्टिव स्टेज। और इसे कभी कभी कॉन्क्रीट स्टेज भी कहा जाता है, मूर्त अवस्था जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा मूर्त जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करके सीखता है जो भी वो सीखता है। इसके अलावा इसको एक्शन बेस्ड या क्रिया आधारित अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक्शन करके, अगर वो कंक्रीट चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा तो इसका मतलब वो एक्शन भी कर रहा है और उसके थ्रू वो उस चीज़ को अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा है। तो ये कौन सी स्टेज होती है? इनएक्टिव स्टेज, जिसमें बच्चा एक्टिव होकर के, क्रिया करके, एक्शन करके सीखता है। आगे चलते हैं, दूसरी स्टेज देख लेते हैं। इसके बाद आती है आपकी आइकॉनिक स्टेज। इसको हम दृश्य प्रतिमा अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था और छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये स्टेज 2 से 7 साल तक होती है। अगेन ये जो टाइम ड्यूरेशन है ईयर्स की, ये वेरी कर सकती है, 1 से 2 साल ऊपर नीचे या आगे पीछे हो सकती है। तो इस पर ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि हमने तो फिक्स ये ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो आपकी आइकॉनिक स्टेज है, इसे हम पिक्टोरियल स्टेज या चित्रमय अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है तब वो कॉन्क्रीट चीज़ों के माध्यम से नहीं बल्कि चित्रों के माध्यम से अधिक सीखता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा दूसरी स्टेज में आ गया है तो वो पहली स्टेज का प्रयोग नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी भी स्टेज में किसी भी स्टेज का प्रयोग कर सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है दिस स्टेज इन्वॉल्व्स images and other visuals to represent the concrete situation enacted in the first stage। यहाँ पर बच्चा जो इमेजेस और अदर जितने भी विजुअल्स हैं उनके थ्रू भी सीखता है, और ये इमेजेस और विजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्क्रीट स्टेज जिसमें वो पहले था उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहली स्टेज में बच्चा किसके थ्रू सीख रहा था? एक्शंस के थ्रू और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। यहाँ पर उन्हीं कॉन्क्रीट चीज़ों के थ्रू जो उसने माइंड में इमेज बनाई थी, उस इमेज को देख करके बच्चा यहाँ पर बुक्स में पिक्चर्स देख करके या फिर अपनी ड्राइंग की बुक में पिक्चर्स देख करके या फ़ोटोज़ देख करके, वीडियोज़ देख करके, उनके माध्यम से यहाँ बच्चा सीखना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्टेज आती है सिंबॉलिक स्टेज। इस स्टेज को सांकेतिक अवस्था या चिन्ह आधारित अवस्था भी कहते हैं। यह 7 से 15 साल तक की होती है या उससे अबव भी हो सकती है। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसे हम कहते हैं अमूर्त अवस्था। प्याजे ने भी मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्थाएं बताई थी, ये भी उसी से ही मैच खाती हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही वीडियो के आपको बताया था कि ये प्याजे के सिद्धांत से ही मिलता जुलता सिद्धांत है। लास्ट स्टेज takes the images from the second stage and represents them using words and symbols। यानी कि जब आप इस स्टेज में हैं, जो आपकी करंट स्टेज चल रही है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं, तो आप किसके माध्यम से सीख रहे हैं? वर्ड्स एंड सिम्बल्स के माध्यम से, यानी कि लैंग्वेज के माध्यम से।
ऐसा नहीं है कि इस स्टेज में आप सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के माध्यम से ही सीखेंगे या सिर्फ किसके माध्यम से, पिक्चर्स के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि तीनों जो स्टेजेस हैं उनको हम वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं या एक स्टेज को दूसरी स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थर्ड स्टेज में हैं, सिंबॉलिक स्टेज में हैं, तो वहाँ आप पिक्चर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ों के थ्रू भी सीख सकते हैं। या फिर अगर आप सेकंड स्टेज में हैं, पिक्टोरियल स्टेज में हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्क्रीट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके थ्रू भी सीख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि आप सेकंड स्टेज में तभी पहुँच पाएंगे जब आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेंगे। जब आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से सीखना शुरू कर देंगे, उसके बाद ही आप किसके थ्रू सीख पाएंगे, पिक्चर्स के थ्रू, और आफ्टर दैट लैंग्वेज के थ्रू। तो ये तीनों जो स्टेजेस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी करती हैं, और आप इन्हें एक दूसरे के इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इस वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जो ब्रूनर हैं उन्होंने इन तीनों ही स्टेजेस को क्या माना है, लर्निंग मोड्स माना है, जिनके माध्यम से बच्चा जानकारी को अपने माइंड में स्टोर करके रखता है। इस डायग्राम के थ्रू आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। इनएक्टिव स्टेज, जिसमें बच्चा मूवमेंट और एक्शंस के थ्रू सीखता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चा बुक को अलट पलट करके, उसको घुमा करके, उसको फाड़ करके, ये सब क्रियाएं करके सीखता है। उससे इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है कि उस बुक के अंदर क्या लिखा है या कौन सी पिक्चर्स बनी है, क्योंकि वो अभी उनके बारे में नहीं जानता। इसलिए वो सिर्फ उसकी बनावट से, उसके वज़न से, उसको उठाकर इधर उधर रखने से संबंधित है। सेकंड है आइकॉनिक स्टेज। इसमें बच्चा लर्न और आइकॉन्स के माध्यम से सीखता है। लुक एट द पिक्चर्स, बच्चा क्या देखना स्टार्ट कर देता है, बुक्स में अपनी पिक्चर्स देखना शुरू कर देता है, या अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसे वो पिक्चर्स से कनेक्ट कर करके सीखना शुरू कर देता है। आफ्टर दैट सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू सीखता है। रीड फॉर रिसर्च, यहाँ पर लैंग्वेज अपना रोल निभाती है। जब बच्चा अडल्ट स्टेज में आ जाता है तो वो किसके थ्रू सीखने लगता है, लैंग्वेज के थ्रू। आगे चलते हैं। इन्होंने यानी कि ब्रूनर ने इस थ्योरी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी दिया जिसे हम स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। स्पाइरल तो आपने सुना होगा, क्या होता है, जैसे आपकी नोटबुक्स होती हैं उनके साइड में एक स्प्रिंग टाइप से लगी हुई होती है, उसे हम स्पाइरल बोल देते हैं। तो यहाँ पर करिकुलम कैसा होना चाहिए, ब्रूनर के अकॉर्डिंग स्पाइरल होना चाहिए। यानी कि जो बच्चा एक क्लास में सीख चुका है, नेक्स्ट आने वाली क्लास में या जब वो सेकंड क्लास में आ जाए तो जो फर्स्ट क्लास में उसने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब उसको सेकंड क्लास में रिवाइज हो जाए, या हम कह सकते हैं कि उसका पूर्व ज्ञान जो है वो सेकंड क्लास में यूज़ किया जाए, और सेकंड क्लास में जो उसने ज्ञान या नॉलेज एक्वायर किया है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास में, उसको वो थर्ड क्लास में यूज़ कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो ये था स्पाइरल करिकुलम, यानी कि इनएक्टिव स्टेज। फिर इस स्टेज को वो कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, आइकॉनिक में। आइकॉनिक और इनएक्टिव दोनों को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है वो, सिंबॉलिक में। तो इस तरीके से क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और जो पूर्व ज्ञान है वो स्थायी होता चला जाएगा, क्योंकि वो उसका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज में जो पुरानी वाली स्टेज है उसका रिवीजन हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और पुराना ज्ञान जो है वो स्थायी होता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है इसे स्पाइरल करिकुलम। इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, नज़र मार लेते हैं उनकी तरफ। पहला पॉइंट है शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है, इस पर ब्रूनर बल देते थे। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य स्वायत्त शिक्षार्थी यानी कि सीखने के लिए सीखना बनाना होना चाहिए। तो जो ब्रूनर थे वो कैसा लर्नर बनाना चाहते थे, एक ऑटोनॉमस लर्नर बनाना चाहते थे। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऑटोनॉमस लर्नर से रिलेटेड पूछा जाए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया या कौन ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑटोनॉमस लर्निंग पर बल दिया, कौन थे वो, ब्रूनर थे। थर्ड पॉइंट है ब्रूनर ने यह तर्क नहीं दिया कि ये चरण आवश्यक रूप से आयु निर्भर या अपरिवर्तनीय थे। ब्रूनर डिड नॉट कंटेंट दैट दीज स्टेजेस वर नेसेसरली एज डिपेंडेंट और इनवेरिएंट।
यानी कि जितने भी ये स्टेजेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एज डिपेंडेंट हो, एज वेरी कर सकती है और ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है, इनमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। ये किसने कहा? ब्रूनर ने। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और इन्होंने दिया, स्कैफ फोल्डिंग, जिसे हिंदी में मचान कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिया तो था ब्रूनर ने, लेकिन इसका यूज़ बाद में किया था वाइगोस्की ने। प्रतिपादक कौन थे इसके? ब्रूनर थे। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब है अगर बच्चा किसी भी कार्य को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है या उसके बस की बात वो नहीं है, तो एक मोर नॉलेजेबल अदर कोई पर्सन जिसको उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज हो, वो उस काम को सीखने में उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। तो ये क्या कहा जाता है? स्कैफ फोल्डिंग। सो फ्रेंड्स, जितना भी इस थ्योरी में था वो सब मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। इससे ज़्यादा कुछ बाहर का इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। सो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और क्या आप आगे कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उन वीडियोस को लेकर ज़रूर आएंगे, भले ही थोड़ी देर हो जाए लाने में, लेकिन वो वीडियोस हमारे चैनल पर ज़रूर होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।